हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का एलआईसी की इस बीमा सखी स्कीम योजना में स्वागत है। एक्चुअल में बिजनेस ऑफिशियल बिजी रहने के कारण मैं ये वीडियोज़ नहीं बना पाता। आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को दूंगा अपने बारे में और इस स्कीम के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे जो इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, इन फ्यूचर क्या आपको मिलेगा और इसमें काम कैसे करना है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, उसकी तैयारी, जो प्रिपरेशंस है, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीमा सखी योजना की जो शुरुआत हुई है 9 दिसंबर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जीवन बीमा निगम की जो बीमा सखी योजना है इसकी शुरुआत की। एक्चुअल में क्या होता है इस स्कीम के तहत? इस स्कीम के तहत 3 साल तक लगातार 7,000 रुपया पहले साल हर महीने, दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति माह, तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह का एक स्टाइफंड जो बीमा सखी बनती है उसको मिलेगा। एज की जो हम बात करें तो इसमें 18 से 70 साल की एज और 10th पास की रिक्वायरमेंट है। सेकंड कंडीशंस ये है कि इसमें जो भी बीमा सखी के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा उसकी कोई अपनी खुद की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी खुद की इनकम है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, कोई भी एलआईसी के एजेंट्स या एम्प्लॉय या एलआईसी के पैनल पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके कोई रिश्तेदार इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। अब मेन बात आती है कि इस स्कीम के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल के बाद एलआईसी के अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलता है वो 3 तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। नंबर 1, एज ए असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट आती है, बेसिकली जो जनरल बच्चे आपके परिवार में भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, रिश्तेदारी में होंगे या आपके नॉन होंगे, तैयारी करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो उसमें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? देखिए, अगर आप जनरल इसमें अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि जनरल अगर विदाउट आप इंश्योरेंस फील्ड से नहीं है तो उस कंडीशन में एज की 18 से 27 साल की उसमें एज होती है, प्लस रिजर्वेशन आपका ओबीसी, बीसी, जनरल, एससी, एसटी एज पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मिलता है। बट जो एलआईसी एजेंट्स हैं उसमें आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि असिस्टेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो बहुत अच्छी जॉब है वो भी। मेरी तो आप सभी से यही विशेष है कि आप 4 साल लग इसमें काम अच्छे से करो और एलआईसी के साथ आप जुड़ो। दूसरी बात यह है कि सेकंड जो एंट्री होती है हमारे यहाँ पर एलआईसी में, इसमें एज ए एडीओज हम उस पोस्ट को बोलते हैं, एज ए एडीओ, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रेजुएशन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ये इस पॉइंट में से अगर आप देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए अच्छा होने वाला है इसमें, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी इस चीज़ को पूरे जोर शोरों पे दिया है कि जो ग्रेजुएशन पास बीमा सखी है
उनको LIC में विकास अधिकारी की जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उसकी अर्हता प्राप्त करने की अवसर मिलेगा। अब इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये अवसर क्या है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अवसर में जो भी रिक्रूटमेंट आती है, अगर मान के चलिए बीमा सेकेंड एज 4 साल या 5 साल काम किए हैं और एक उसकी कंडीशन होती है मिनिमम बिजनेस की, उस चीज़ को पूरा करते हैं तो जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसमें 25% का जो रिजर्वेशन है वो स्पेशली एजेंसी कोटे के जो फील्ड फोर्स हैं उनके लिए ही ये अभी लास्ट 2019 का जो बेंच आया था LIC में, तो तब से ये लागू हुआ था। इसके साथ साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 18 साल से लगा करके और अप्रोक्सी मान के चलो 40 जनरल के लिए, 18 से 42 BC के लिए और 18 से 45 ईयर्स तक SC ST वालों का रिजर्वेशन का इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 3-4 साल, आपकी एज भी ज़्यादा है, तो अगर 4 साल भी आपने अच्छा काम किया तो एक अपॉर्चुनिटी, जो एक मौका है वो आपके द्वार पे है। मेरी यही पर्सनल आपसे सलाह है कि इस स्कीम को एज ए कैरियर के रूप में आप लो और बहुत अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 25% का जो रिजर्वेशन है वो आपको कहीं भी किसी भी संस्था में शायद मेरे हिसाब से ना हो। इसके साथ साथ जो तीसरी एंट्री है LIC के अंदर वो होती है AAO, जिसको हम AAO बोलते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। उसमें भी एज का बाउंडेशन है। एक बात मैं बताना चाहूँ आपको कि जो विकास अधिकारी की जो पोस्ट है उसमें सबसे प्लस पॉइंट जो बीमा सखी या नॉर्मल एजेंट्स कोई भी हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली लगभग 12-13 लाख के आसपास की फील्ड फोर्स है ऑल इंडिया में, बट सबसे आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो हायर एज ग्रुप के जो हमारे एजेंट्स हैं उनकी इनकम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते जॉब के लिए, या इंटरेस्टेड होते हैं तो एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता। पर लेकिन जो यूथ है, जो आप सभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपके लिए एज ए कैरियर ये काम करेगा, अच्छा काम करेगा आपके लिए। इसमें आपके पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अब बात आती है कि ये जो 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट सीधा सीधा आपको जा रहा है, 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट्स है ये सीधा सीधा जो आपको जा रहा है, इसका इस बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन भी मैंने देखा कि अपने ग्रुप में लगभग 10 कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो मेरी यही सलाह है कि सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराओ। आफ्टर दैट इसमें आपका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो मटेरियल्स हैं वो मैंने आपको वैसे भी सेंड किया है, पर मेरे को पता है कि एक्चुअल में जो इंश्योरेंस की जो लैंग्वेज होती है वो एक डिफरेंट, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, उसमें हमारा इतना एक अलग ही हटके होती है। क्योंकि हिंदी में अगर आप प्रिपरेशन करोगे या इंग्लिश में करोगे तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में इस चीज़ को समझना होगा। थोड़ा जो टेक्निकल वर्ड्स हैं कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। ये जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम में बेसिकली 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको मिनिमम 17 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। सिलेबस इसका 3 भागों में बांटा गया है, एक जनरल है, एक लाइफ इंश्योरेंस का है और एक हेल्थ इंश्योरेंस का है। 3 टॉपिक्स हैं। जनरल वाला इसलिए एक्चुअली जो जनरल इंश्योरेंस का जो सिलेबस है वो जनरल इंश्योरेंस, जो जनरल का मतलब है कि वो किसी ने अगर कोई जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की कोई अपनी एजेंसी लेता है तो वो उसके लिए भी एलिजिबल होता है। वो कॉमन चैप्टर होते हैं उसको बोलते हैं। और जो लाइफ इंश्योरेंस का वो स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस का होता है और हेल्थ इंश्योरेंस का होता है। मटेरियल बहुत है, स्टडी मटेरियल बहुत है, उसमें कोई इशू नहीं है।
बट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अप्रोक्स लगभग 3-4 दिन की क्लास में मैं आपको सारी चीज़ को क्लियर कर दूँगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसकी एक, जैसे ही एग्ज़ाम पास होएगा, 24 दिसंबर में हम ब्रांच में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। वो एग्ज़ाम आप सभी को, जो भी एग्ज़ाम पास करता है, तो मिनिमम आपको ये मान के चलिए 2 पॉलिसीज़ आप पर महीने भी आप अगर आप करते हैं तो आप कंटिन्यू इसका जो बेनिफिट्स है वो लेते रहेंगे। और अगर किसी भी मंथ को आप मिस करेंगे तो फिर वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जिस महीने में आप उसको जो आप कंपनी में जो बिज़नेस की जो कंडीशन है पूरी करेंगे तो आपको स्टाइपेंड उसका मिलेगा। अगर किसी एजेंट्स का ईयरली का साल का जो कोटा है वो पूरा नहीं हो पाता तो उस कंडीशन, और वो उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो आफ्टर दैट उसका ये इस योजना के अंतर्गत वो स्कीम्स उसके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं जो बेसिकली बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस में मैंने आपको बताया है कि ये हिंदी का सेक्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट है इसमें कॉमन चैप्टर। कॉमन चैप्टर में बीमा का परिचय, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। फिर ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विसेज का जो भी होता है। शिकायत निवारण प्रणाली, बीमा अभिकर्ता के नियामक पहलू, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। सेकंड अनुभाग इसमें है जीवन बीमा, जो जीवन बीमा में क्या शामिल है, वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग इसको बोलते हैं। जीवन बीमा प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 2, 9वां चैप्टर। 10वां चैप्टर है जीवन बीमा के प्रयोग, और 11वां इसमें जीवन बीमा के मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। दस्तावेजीकरण, पॉलिसी चरण, पॉलिसी चरण 2, बीमा लेखन, अंडरराइटिंग, जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान। और तीसरा जो हमारा है इसमें अनुभाग 3, स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का परिचय और बीमा दस्तावेज। तो आपने खुद देख ही लिया है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो एक डिफरेंट, थोड़ा सा एक, जो आपने जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे उनको कुछ चीज़ें समझ में आएगी और कुछ नहीं आएगी। बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है इसमें कि मैं आपका पर डे एक क्लास लेके और एक आप असेसमेंट आपको एक क्वेश्चन का एक फॉर्म में ग्रुप में सेंड करूँगा, जिसमें वो सभी को अपना सबमिट करना होगा, गूगल फॉर्म होगा वो, और उसका ऑटोमेटिकली आंसर्स मेरे पास आ जाएंगे। आफ्टर दैट जैसे ही आपका नंबर लगता है, फ़िलहाल ये आपका सिलेबस हो गया। नंबर लगने के बाद जैसे आपका कोड नंबर लगता है, जिसका एग्ज़ाम पास होएगा उसका कोड नंबर लगा दिया जाएगा उसी दिन। कोड नंबर लगने के बाद आपकी एक अलग से प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी होगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हम कराएंगे। सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा आप में, इसमें डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कितना यूज़फुल कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। तो आज का मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है अनुभाग 1 कॉमन चैप्टर, बीमा का परिचय, ग्राहक सेवा, शिकायत प्रणाली वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आप देख लेना। सिलेबस काफ़ी है, सिलेबस में इसमें आपका क्वेश्चंस आंसर्स ये सारे चलते रहेंगे। थोड़ा सा बेसिकली मैं ये थोड़ा सा एग्ज़ाम से रिलेटेड आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये कंप्यूटर पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा है, 1 घंटे का समय होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। परीक्षा हाल में समय से 30 मिनट पहले पूछना है, परीक्षा हाल से पूर्व नहीं जाना। तो अब बात आती है कि बीमा का परिचय। हमारे आसपास अनेक अप्रिय घटनाएं घटती रहती है, आग, भूकंप वगैरह, ये बिजली गिरना,
विकलांग, अकाल मृत्यु, ये सभी अप्रत्याशित घटनाएं जो प्राय आर्थिक हानि और भयानक भय और शोक का कारण बनती है और इसमें हम हानि होने का इसमें जिसे हमें हानि होने का जोखिम होता है, जोखिम बोलते हैं रिस्क को। तो इस भय या जोखिम को बीमा कंपनी के पास हस्तांतरण यानी रिस्क ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को बीमा कहते हैं। अब इस बात से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो बीमे का मतलब क्या है, इंश्योरेंस का मतलब क्या है? देखिए, मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये व्यक्ति है, उसके पास लाइबिलिटी है काफ़ी, परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, मुखिया है, और उसके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, उसके जो सारे खर्चे हैं, परिवार पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है, और उसके जो भी खर्चे हैं, बच्चों की फीस, सब उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर उसके साथ भगवान अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जितने भी जो उसका फैमिली जिस तरीके से रनिंग कर रहा था वो ऑन द स्पॉट्स वो फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। और फाइनेंशियली जो लॉस होएगा तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए, यानी कि अपना जो रिस्क है, इंश्योरेंस का मतलब यह है कि जो उस बंदे की जो लाइबिलिटीज़ है वो कंपनी द्वारा एक्सेप्ट करना, यानी रिस्क का ट्रांसफ़र करना। तो इस प्रक्रिया को हम बीमा कहते हैं। सेकंड बात आती है कि बीमा का इतिहास। देखिए, ये स्लाइड्स को मैं क्लियर करने से पहले बता दूं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब नोट्स में आपने पढ़ भी लिए हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊं, एक बीमा का जो इतिहास है वो 3000 वर्षों से जो हुआ है, ये सारे ठीक है, ये क्वेश्चंस आंसर ये आप पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। मेन जो चीज़ आती है, और इसमें से इतना जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है केवल एग्ज़ाम की, मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर, बीमा का आधुनिक अवधारणा लंदन के लॉयड्स कॉफ़ी हाउस से हुई है। इस चीज़ पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, केवल इसमें जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ये पक्का 100% क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि बीमा का जो आधुनिक अवधारणा, यानी कि जो आज के समय में जिस स्टैंड पर हम खड़े हैं, लॉर्ड्स के कॉफ़ी हाउस, लंदन के लॉर्ड्स के कॉफ़ी हाउस। अब इससे क्या मतलब है कि जो लंदन का जो लॉर्ड्स का जो कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पे क्या होता था कि जैसे जो सामान है, जो समुद्री जो जहाज़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, और उस जहाज़ का, जैसे समुद्री जो जहाज़ है आपका, तो उसमें क्या होता था कि आपका रिस्क होता था। रिस्क कई प्रकार के थे, जैसे मान के चलिए आपका कि समुद्री डाकू, वो लूटना। सेकंड, कोई समुद्र में कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित होना जिससे वो जहाज़ डूब गया या वो हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि जैसे उस टाइम क्या हुआ कि 4-5 लोग, 5-7 लोग, 10 लोग इकट्ठे हुए, जैसे 10 जहाज जा रहे हैं, 10 बंदे उनके इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ पैसा उस जो रिस्क की भरपाई के लिए कलेक्शन कर लिया, और आफ्टर दैट फिर वो उसको, जैसे ही वो अगर कोई नुकसान हुआ तो आपस में उसको कंट्रीब्यूट कर लिया। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस भी है, वो भी इंश्योरेंस भी एक तरीके का पूलिंग कॉन्सेप्ट है। पूलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स कि बहुत सारे बंदे एक प्रोडक्ट के, जैसे मान के चलिए कोई भी पॉलिसी आपने ली होगी, घर पर आपकी होती है फैमिली में, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बंदे मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, और पहले साल ही, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आज एक नया LIC का प्रोडक्ट आया है और उसमें लगभग 1000 बंदों ने उस पॉलिसी को लिया। मान के चलिए पहले साल एक बंदे के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो वो जो पैसा है कंपनी उस जो उसके पास कलेक्शन हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है, प्लस जो उसका इंटरेस्ट या बोनस, ये मान के चलिए आप, जो भी इकट्ठा होता है उसमें से उसको वो भरपाई करके उसको देते हैं। तो ये जो बीमा का जो आधुनिक अवधारणा है,
ये लंदन के लॉर्ड्स काफ़ी हाउस से हुई। अब मेन जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वही है अपना इसमें स्लाइड्स में कि भारत में बीमा का इतिहास। भारत में आधुनिक बीमा की शुरुआत 18वीं सदी में हुई। इस दौरान विदेशी बीमाकर्ता एजेंसी ने समुद्री बीमा कारोबार की शुरुआत की। भारत में सर्वप्रथम जो है जीवन बीमा कंपनी के रूप में 1888 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई इसमें, और इसमें बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड पहली भारतीय बीमा कंपनी का गठन 1870 में हुआ। भारत में गैर जीवन बीमा इंश्योरेंस उसको बोलते हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। जैसे आप घर का बीमा करा रहे हैं, वाहन का व्हीकल का बीमा करा रहे हैं, फसल का बीमा करा रहे हैं, तो इसकी स्थापना जो है 1850 में हुई और कलकत्ता में हुई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना गैर जीवन बीमा के रूप में 1906 में हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं आपको, जो क्वेश्चन जो आता है ये भी आता है कि सबसे पुरानी जो इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो गैर जीवन बीमा यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। और इंटरेस्टिंग में बात आपको बताना चाहूँगा कि जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो आज भी वर्किंग में है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है जिस संस्था से ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ रहे हैं, जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 के तहत प्रीमियम दर की सारणी तथा सामयिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण बीमांकक द्वारा होना अनिवार्य किया गया है। फिर भी देशी विदेशी ऐसा मान्यताओं में भेद बना रहता है। चलिए, बीमा अधिनियम 1938, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो बीमा अधिनियम 1938 है वो भारतीय बीमा कंपनी के नियमित रूप में संचालित करने के लिए भारत में ये पहला कानून बनाया गया। और LIC की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की। अब मेन बात क्या आती है कि फिर 1956 से पहले क्या होता था। देखिए 1956 से पहले क्या होता था, छोटी छोटी कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनी थी, और इसका जो नेशनलाइजकरण जो हुआ है वो 1956 में हुआ है। 1956 में क्या हुआ कि जितनी भी सारी जो कंपनी थी उन सबको एक जगह इकट्ठा करके और LIC की एक प्लेटफॉर्म पे सभी ऑफिस जितने भी थे LIC के वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इसकी स्थापना की। इसके बाद 1972 में 106 कंपनी को विलय करके 4 सहायक सरकारी जो कंपनी जो राष्ट्रीय करते हैं GIC, जिसमें जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की गई। 2000 के विधेयक द्वारा जुलाई 2002 से कंपनियों को GIC से अलग कर दिया गया। इसके बाद जो 1993 में गठित एक मल्होत्रा समिति का गठन किया गया और 1994 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1997 में IRA जिसे बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई। 1999 में IRDA बीमा निगम नियामक एवं विकास अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद अप्रैल 2000 में बीमा जीवन एवं गैर जीवन बीमा दोनों ही बीमा उद्योग को सांविधिक नियामक के रूप में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना। तो इसको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको कि मल्होत्रा समिति जो बनाई गई वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो पेनिट्रेट करना चाहिए था इंश्योरेंस को, जो उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, तो उस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए ये मल्होत्रा कमेटी की स्थापना की गई और 1994 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में एक्चुअल में उन्होंने यही रिपोर्ट्स में जो उन्होंने मतलब जो मेन रीज़न देखा कि मार्केट के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका भी आगमन हुए